आज आज हम अरावली पर बात करेंगे। जज्बात के साथ नहीं, साइंस और लॉजिक के साथ बात करेंगे। साउंड बाइट्स के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, लॉजिक क्या कहता है वो देखेंगे। क्योंकि जब एनवायरनमेंट से जुड़े डिसीजंस हाफ नॉलेज पर लिए जाते हैं, उनका नुकसान सिर्फ और सिर्फ नेचर को नहीं, हम सबको भी होता है। हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक कोर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या होगा अगर अरावलीज को हमने डिस्ट्रॉय किया। व्हाट हैपन्स इफ दिस अरावलीज दे आर डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमंस। तो इस चीज को समझने के लिए हम कुछ मिथ्स को पहले तोड़ेंगे। एक सबसे बड़ा मिथ है रेनफॉल को लेकर। ऐसा कहा जाता है कि अरावलीज बारिश नहीं लाती। तो सबसे पहले बारिश का एक बेसिक रूल क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। बारिश का बेसिक रूल होता है कि जो मॉइस्ट एयर है वो ऊपर उठनी चाहिए। अब मॉइस्ट, जब तक ये नमी वाली हवा ऊपर नहीं उठती तब तक बारिश नहीं होती। हवा ऊपर उठती है, फिर हवा ठंडी होती है, फिर कंडेंसेशन होता है और फिर रेनफॉल होता है। ये बेसिक वाटर साइकिल हमें पता है। बेसिक वाटर साइकिल क्या है? इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा और फिर रेनफॉल होगा। ये बेसिक रूल है। अब यहाँ पर हमें समझना है माउंटेन्स का क्या रोल होता है। माउंटेन्स तब बारिश लाते हैं जब वो हवा के रास्ते में आते हैं। जब वो हवा के रास्ते में आएंगे, सीधे खड़े हो जाते हैं ना हवा के रास्ते में, तब बारिश आती है। हवा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे ऊपर उठना ही पड़ता है। तो अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो वेस्टर्न घाट्स और हिमालयाज, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है, जो हमारे हिमालयाज है, वो इसी वजह से हेवी रेनफॉल ला पाते हैं क्योंकि वो हवा के सामने खड़े होते हैं। जब वो हवा के सामने खड़े होते हैं तो हेवी रेनफॉल फोर्सफुली अपलिफ्ट होता है। इसी प्रोसेस को जियोग्राफी में कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसे कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब हम देखते हैं अरावलीज में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब अरावलीज जो है ना, वो रास्ते में खड़े नहीं है मॉनसून विंड के, वो मॉनसून विंड को पैरेलल चलते हैं। अरावली मॉनसून हवा के रास्ते में सीधा खड़ा नहीं हो रहा। ये मॉनसून विंड्स के कैसे चल रहा है? पैरेलल चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हवा अरावली से टकराती ही नहीं। जब हवा टकराती ही नहीं तो ऊपर उठती ही नहीं। जब हवा ऊपर उठती ही नहीं तो ठंडी होती ही नहीं। और जब हवा ठंडी ही नहीं होती तो बारिश कैसे होगी भैया, है ना? सो कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि अरावलीज दे नीदर कॉज नॉर ब्लॉक रेनफॉल। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये हमें। अरावली ना बारिश लाते हैं ना बारिश रोकते हैं। और इससे एक और बात क्लियर हो जाती है कि जो पहाड़ कभी बारिश नहीं लाया, उसे तोड़ने से बारिश आने नहीं लगेगी। राजस्थान का सूखा क्लाइमेट अरावली की वजह से नहीं बल्कि समुंदर से दूरी और उसका जो कॉन्टिनेंटल लोकेशन है ना भाई साहब, उसकी वजह से है। ये जो मिथ है हमारे सामने कि अगर हम अरावलीज को तोड़ देंगे तो बारिश हो जाएगा राजस्थान में, ये मिथ से पहले आप बाहर निकलिए। दूसरा हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली एक क्लेम आया है कि अरावलीज जो है वो दिल्ली के पोल्यूटेड एयर को ट्रैप करके रखी है दिल्ली में ही। अगर हम अरावलीज को हटा देंगे तो जो हवा है, वो पोल्यूटेड हवा जो है दिल्ली में, वो बाहर चली जाएगी दिल्ली से। और ये क्लेम करने वाले आपकी अदालत के बड़े ही जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट रजत मिश्रा जी हैं। वो कहते हैं कि अरावलीज ट्रैप कर रही है इस चीज को, है ना? तो
अरावलीज दिल्ली की पोल्यूटेड हवा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए अरावली का काम, अरावलीज जो है उनका अगर कम हो जाए अरावलीज, तो ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। अब ये सुनने में ये बात बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन अगर हम साइंस में जाए ना भाई साहब, तो साइंटिफिकली बहुत गलत फ्रेमिंग है इस चीज़ का। अगर हम देखें साइंस क्या कहता है, तो साइंस बोलता है कि अगर एयर पोल्यूशन होता है, तो एयर पोल्यूशन का मूवमेंट होने के लिए देयर आर सर्टन फैक्टर जिसके ऊपर वो डिपेंड है। पहला फैक्टर होता है विंड का स्पीड, दूसरा फैक्टर होता है विंड का डायरेक्शन, और तीसरा फैक्टर होता है विंड का इन्वर्जन। ओके, तो पोल्यूशन पहाड़ों में बंद नहीं होता, पोल्यूशन हवा के रास्ते मूव करता है, प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों चीज़ों के साथ। अब दिल्ली की अगर हम बात करें, तो दिल्ली में पोल्यूशन इसलिए ट्रैप हो रहा है क्योंकि हवा धीमी होती है, हवा जो विंड स्पीड है वो बहुत कम है, और सर्दी में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है। इसमें अरावली मेन रीज़न नहीं है। तो ये कहना कि अरावलीज की वजह से हमारा दिल्ली पोल्यूटेड है, ये सीनियर जर्नलिस्ट जैसे रजत मिश्रा इनको शोभा नहीं देता। अब अरावलीज यहाँ पर क्या कर रही है? अरावलीज तो उल्टा डस्ट को मॉडरेट कर रही है, विंड को मॉडरेट कर रही है। अब अरावलीज कोई कॉन्क्रीट वॉल तो है नहीं, ये हवा को बंद नहीं करते, ये हवा और डस्ट को कंट्रोल करते हैं। अगर अरावलीज हटा दिए जाए ना भाई साहब, तो पोल्यूशन एस्केप नहीं करेगा, बल्कि डस्ट बढ़ेगी, ड्राई विंड बढ़ेगी, और जो हीट स्ट्रेस है ना, वो हीट स्ट्रेस भी बहुत बढ़ेगा। मतलब अरावली हटाने से पोल्यूशन कम नहीं और ज़्यादा होगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो एक मिथ यहाँ पर रजत मिश्रा जी लोगों के दिमागों में डालना चाहते हैं, गोबर, इस गोबर से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर अरावलीज डिग्रेड होंगे तो क्या हो सकता है। अगर अरावलीज डिग्रेड होंगे तो क्या हो सकता है, अब समझते हैं इस चीज़ को। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स जब होते हैं, उनकी एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब दिन ज़्यादा गर्म और रात ज़्यादा ठंडी, ये कॉन्सेप्ट क्यों हो रहा है? वाई वी आर एक्सपीरियंसिंग डे एज हिट एंड नाइट एज कोल्ड, स्पेशली इन द डेजर्ट रीजन्स में ऐसा क्यों हो रहा है? सो पेड़ जो है वो पानी को इवेपोरेट करने में मदद करते हैं। अगर पेड़ नहीं होगे तो पानी इवेपोरेट नहीं होगा, ये पहली चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो पेड़ पानी को इवेपोरेट करते हैं, उससे हवा जो है वो ठंडी होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन होने के लिए पेड़ों का होना ज़रूरी है। अगर हम माइनिंग करेंगे ना, अरावलीज को डिग्रेड करेंगे, माइनिंग करेंगे वहाँ पे, तो नेचुरल कूलिंग सिस्टम खत्म। साथ ही खुली मिट्टी और पत्थर हीट एब्जॉर्ब करते हैं। अभी जो मिट्टी है वो टाइट है, लेकिन जब ये मिट्टी लूज हो जाएगी, खुली हो जाएगी, तब ये खुली मिट्टी और माइनिंग के बाद जो पत्थर बाहर निकलने वाले हैं ना, ये पत्थर ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए दिन में ज़्यादा गर्मी होती है। सो डे टाइम में ज़्यादा गर्मी का रीज़न क्या है? तो हमारा वेजिटेशन लॉस और बेयर लैंड एंड रॉक्स एंड द लूज सॉइल जो है हमारा, वो होता है। अब आते हैं रात में। अब रात को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो रही है, ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। नाइट टाइम में क्या चल रहा है यहाँ पर, रात में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है? तो हमारा अब जो सरफेस है वो ड्राई हो चुका है, मॉइस्चर नहीं है उसमें, जो फ्लैट सरफेस हो चुका है। अब ये ड्राई और फ्लैट सरफेस हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप नहीं करती, हीट इंफ्रारेड रेडिएशंस के थ्रू यहाँ पर सीधे ऊपर स्पेस की तरफ निकल जाती है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है और लोग कहते हैं अगर हीट निकल रही है उस फ्लैट सरफेस से तो एटमॉस्फेयर गर्म होना चाहिए। लेकिन अब हमें यहाँ पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लाना ज़रूरी होता है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि गर्माहट तब होती है जब हीट ट्रैप हो। लेकिन ये जो रेडिएशनल कूलिंग हो रही है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है?
कि आपका जो हीट है वो ट्रैप नहीं हो रहा, हीट आपका हो रहा है एस्केप इन स्पेस, सीधा स्पेस की तरफ एस्केप हो रहा है वो, है ना। सो यहाँ हीट ट्रैप नहीं हो रही बल्कि अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम से बाहर जा रहा है। जब हम स्पेस बोल रहे हैं तो एटमॉस्फेयर का जो हमारा सिस्टम है उससे बाहर जा रहा है, इसलिए सरफेस और पास की हवा और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इसी वजह से डिजर्ट टाइप क्लाइमेट में हमें दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी ये महसूस होता है। वी आर एबल टू फील दैट वन। नाउ लेट अस सी AQI के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब अगर आप AQI की बात करेंगे और अभी आप अगर दिल्ली के जो रिसेंट डेटा थे AQI का, तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग अराउंड 400 प्लस, है ना। तो ये जो है वो सीवियर डेंजरस इसी जोन में चल रहा है। तो हम दिल्ली की हवा को डिग्रेड किए जा रहे हैं और हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास इस AQI पर डिस्कस करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। कुछ पार्लियामेंटेरियंस तो हमारे यहाँ तक बोल गए बेवकूफ़ कि AQI का और दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसका कोई संबंध नहीं है, एंड वी हैव मेड देम आर पार्लियामेंटेरियंस टू गवर्न अस। ठीक है, दैट पार्ट अपार्ट, हम यहाँ पर साइंस के थ्रू बात कर रहे हैं, लॉजिकल बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं AQI एंड डस्ट, इसमें क्या यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ है, क्या यहाँ पर कंसेप्ट आ रहा है। अब नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, दिल्ली की स्पेशली अगर हम बात करें, तो पोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा डस्ट की वजह से होता है। अब एक मिसकंसेप्शन होता है कि पोल्यूशन अगर हो तो सिर्फ और सिर्फ स्मोक ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, नॉट नेसेसरी। आपका इंडस्ट्रियल स्मोक जो है वो वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन जो डस्ट है ना भाई साहब, वो पर्टिकुलर मैटर 10, पर्टिकुलर मैटर 2.5 बनकर लंग्स तक पहुंच जाता है। तो ये जो डस्ट है ये मोर डेंजरस, मोर हार्मफुल है। और यहाँ पर हम अरावलीज को अगर तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो हम नेचुरल डस्ट बैरियर को तोड़ने वाले हैं, ये यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अरावलीज जो है वो थार डेजर्ट की डस्ट को स्लो करती है। जब वो स्लो हो जाएगी तब वो नीचे सेटल करेगी, क्योंकि वहाँ पर विंड स्पीड कम हो जाएगा अरावलीज की वजह से, और वो जो डस्ट है वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगी नीचे। अब माइनिंग के बाद, लेकिन अगर हम इसको अब डिस्ट्रॉय करने वाले हैं ना, माइनिंग के बाद मिट्टी लूज हो जाती है, और जब मिट्टी लूज हो जाती है तो थोड़ी सी हवा अगर आए तो डस्ट NCR तक पहुंच जाती है ना। लूज मिट्टी है तो NCR तक पहुंच जाएगी, अरावलीज में की जो माइनिंग की हुई मिट्टी है। सो हमें इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि हम अरावलीज को अगर तोड़ रहे हैं तो हम दिल्ली को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। नाउ लेट अस सी अनदर कॉन्सेप्ट, बारिश और पानी। इन दोनों को हम हमेशा इक्वेट करते हैं। इक्वेट करते हैं मतलब ऐसा सोचा जाता है कि बारिश यानी क्या, तो बारिश यानी पानी, लेकिन ये हाफ नॉलेज है। रेन डज नॉट इक्वल टू वाटर। पानी तब बचता है जब जमीन उसे स्टोर कर सके भाई साहब, है ना। सो देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो पानी नहीं बचेगा। और यहाँ पर अरावलीज जो है हमारी, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन है। क्यों अरावलीज ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन है? क्योंकि अरावलीज का फॉर्मेशन हमें समझना पड़ेगा। अब अरावलीज का फॉर्मेशन जो है ना भाई साहब, वो अरावलीज बने हैं आपके फ्रैक्चर्ड रॉक से। अब इन फ्रैक्चर्ड रॉक से बनने की वजह से अरावलीज पानी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। जब अरावलीज पानी को एब्सॉर्ब कर रहे हैं तब पानी परकोलेट हो रहा है नीचे, परकोलेशन प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर, और परकोलेशन की वजह से आपका जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो रहा है। अगर हम माइनिंग करेंगे ज़्यादा मात्रा में तो इट इज़ ऑब्वियस कि माइनिंग की वजह से ये जो हमारा नेचुरल रिचार्ज सिस्टम है ये हो जाएगा भाई साहब कोलैप्स, ये पूरा का पूरा टूट जाएगा। और जब ये पूरा का पूरा टूट गया ना, तो बारिश जो है आपकी वो रन ऑफ बन जाती है। और जब बारिश रन ऑफ बन जाती है तो देयर आर टू केसेस
एक हो सकता है कि फ्लड आए और दूसरा हो सकता है कि इवन ड्रॉट आए। सो ड्रॉट और फ्लड दोनों के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अरवलीज का जो इम्पोर्टेंस है, अरवलीज का इम्पोर्टेंस समझ आया होगा कि अरवलीज को तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरवलीज को तोड़ने से एनवायरनमेंट में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोना लगाते रखते हैं ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पाएगा। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो अरावलीज को हमें प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। नाउ लेट अस सी द मेन थीम जिसकी वजह से हम ये वीडियो करने पे मजबूर हुए, है ना। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा, लेड बाय द वेरी विजनरी प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र जी मोदी। सो ही हैज हिज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ डिस्कस किया और डिस्कशन करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें एक 100 मीटर्स रूल शुरू करना है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि 100 मीटर रूल अगर हम लाएंगे अरावलीज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो इससे क्या होगा, तो हर स्टेट में एक जैसा रूल होगा। वो कहते हैं देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ रूल, है ना। और गवर्नमेंट कह रहा है कि हमें एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत कंसर्न है, हम बहुत सोच रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में, इसलिए हम इस रूल लाने पे मजबूर हुए हैं। और क्यों लाना है, क्योंकि हर स्टेट्स के लिए देयर शुड बी यूनिफॉर्म रूल, ये उनका एक कहना है। उनका कहना है कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स होने की वजह से जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। उनका कहना है कि जो इल्लीगल माइनिंग हो रहा है उस इल्लीगल माइनिंग पर हम अंकुश ला सकेंगे, वी विल बी एबल टू कंट्रोल दैट इल्लीगल माइनिंग। और उनका कहना है कि जो कोर इकोलॉजिकल एरियाज है उनको अब हम प्रोटेक्टेड रखेंगे। अब दिस इज व्हाट इज द साइड ऑफ गवर्नमेंट। हम दोनों साइड देखेंगे, है ना। हम जब साइंस से बात करेंगे, लॉजिक से बात करेंगे, तो हम एक साइड नहीं देखेंगे, हम दोनों साइड देखेंगे। तो यह गवर्नमेंट का व्यू। अब लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न शायद गवर्नमेंट यहाँ पर भूल गया। क्यों ऐसा लग रहा है हमें कि एनवायरमेंटल कंसर्न गवर्नमेंट शायद भूल गया? क्योंकि एनवायरमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका कहना है और फैक्ट्स डेटा इनका कहना है क्या, कि 90% से भी ज़्यादा अरावली फॉर्मेशन जो है वो 100 मीटर से नीचे है। और ये जो नीचे वाली लोअर हिल्स है ना भाई साहब, ये इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये डस्ट बैरियर होती है, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का काम करती है। अगर ये लोअर हिल्स हमारी प्रोटेक्ट नहीं हुई तो जो डैमेज बनाएंगे हम वो इरिवर्सिबल होगा, है ना। और इकोलॉजी जो है वो कोई हाइट मेजर करके थोड़ी हम उसको मेजर कर सकते हैं, है ना। नेचर हाइट से काम नहीं करती, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। इकोलॉजिकली 100 मीटर से ऊपर स्टार्ट होती है, ऐसा कभी सुना है? 100 मीटर से नीचे इकोलॉजी नहीं है। कितना मतलब बच्चों वाला कॉमन सेंस है ना। एक पेड़ की हाइट 100 मीटर है, एक पेड़ की हाइट 99 मीटर है, तो जिसकी 99 मीटर है वो पेड़ पेड़ नहीं है ऐसा थोड़ी कहेंगे हम। वो भी पेड़ है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी इकोलॉजी के लिए। सिमिलर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी अगर हम दें तो कंपेयर होता है। सो इकोलॉजिकली 100 मीटर पर स्टार्ट नहीं होती है। अगर पहाड़ का बेस काट दिया ना भाई साहब, अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिस इज 100 मीटर्स, दिस इज 90 मीटर्स। 90 मीटर्स पर हम करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे माइनिंग। अब जहाँ पर हम यहाँ माइनिंग कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि ये जो पीक एरिया है हमारा, ये जो पीक एरिया है, ये हमारा पीक एरिया पूरा का पूरा बन जाएगा अनस्टेबल, है ना। यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और जब यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी तब ये हो जाएगा कोलैप्स।
और जब ये कोलैप्स हो जाएगा तब शायद 100 मीटर तक कोई भी ना रहे, और जब कोई भी 100 मीटर तक ना रहे तो पीक अपने आप अनस्टेबल होने के बाद यहाँ पर आपका जो अरावली है वो तो पूरा का पूरा ही खत्म हो गया भाई साहब, है ना। देर विल बी नो अरावली एनी मोर। तो हम फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। फाइनल कंक्लूजन हमें क्या मिलता है? जो मिसकंसेप्शंस है हमारे, उन मिसकंसेप्शंस से हमें एक समझना पड़ेगा कि अरावलीज जो है वो रेन मेकर्स नहीं है, लेकिन अरावलीज क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्लाइमेट को स्टेबलाइज कर रहे हैं। अरावलीज भले ही बारिश नहीं लाते, ये बात सच है, लेकिन क्लाइमेट का ब्रेक सिस्टम है अरावली। और अगर हम इस ब्रेक को हटा देंगे ना तो पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। पहाड़ चुप रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी का बिल हम सब भरते हैं, और ये हम भरते जाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन भरती जाएगी, बहुत कोसेगी हमें और तुम्हें। क्यों? क्योंकि हम चुप्पी साधे हैं, है ना। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइटफुल नॉलेज मिला होगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारे ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को देखा है। हो सकता है कुछ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स समझने में दिक्कत आया हो। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आया हो तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। लेकिन इस वीडियो का एम है कि हम अवेयर हो, और इस अवेयरनेस में आई हैव गिवन माई बिट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग दिस वीडियो। नाउ अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस चेन सिस्टम में जुड़े जहाँ पर हमें लोगों को अवेयर करना है, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।